नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला भाग 8। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ ना चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मासाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्म लोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था तब। जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया तब। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके ओंठों पर हंसी न आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती पर मुंशी जी 2-4 कौर लेकर ही उठ जाते। ऐसा जान पड़ता था कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते तो उनका हृदय टूक टूक हो जाता। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था वहां अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। और जिस दम ये बात याद आती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं ज्यादा था। आभूषणों से उनकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से करना न पड़ता। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला बोली, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम भी कहना। निर्मला, जब वो डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को बिकल करती थी मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखें भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम तो उनके साथ कहीं बाहर जा न सकोगी। ये तुम्हारा कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है।
ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना ना की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मड़ गई। मैं बड़ी अभागिनी हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुआ। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर लीं। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया। निर्मला, ये तो बेही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, ये तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे। निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था। निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ ना कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। निर्मला, अब ये मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित तो मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो अगर उस लड़के को पा जाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से घर आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह विवाह करे। डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या। सुधा, ये क्यों नहीं कहते ये की घोर नीचता है, परले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, बर का या बर के पिता का। सिन्हा की समझ में अब तक नहीं आया था कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का कोई कर्तव्य नहीं। अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा ही लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता। यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु बर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा। कन्या पक्ष से जितना ऐड सकूं उतना ही अच्छा। मगर बर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है, और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते। यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वह दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये कथा किसने कही। सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी। भला मैं भी तो सुनूं कि उस कन्या में क्या ऐब था। सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो। मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट ना लूंगी। अगर 2-4 फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चपड़ करी तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उसको कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी कि लक्ष्मी बेऐब नहीं। तुम्हारी किस्मत तो खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वो ऐसी थी या वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों से देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है, सच बताओ, उसे कहाँ देखा। क्या तुम्हारे घर आई थी। सुधा, हाँ, मेरे घर में आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है।
जिसे अपने ऐबों के कारण आपने त्याग दिया। सिन्हा हैरान होकर बोले, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो ही चार होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं तो उसकी लौंडी बनने के भी योग्य नहीं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब वो प्राणी ही मेल के नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खुसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर उसका रोया 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 करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ हैं वकील साहब ही हैं। वह बुढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये तो कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुड़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, अगर ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचारी किसके घर जाएं? तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने ये पिछला वाक्य नहीं सुना, वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में ये उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी कि जिसे तुम कभी भुला ना सकोगे। बोलो, कल मिला दूं, तुम्हारा एक छोटा सा परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगें तो महीनों लग जाएं। अगर लड़के उड़ाने लगें तो पीढ़ियों तक चलें। कहीं से बात हो रही है या नहीं, बताओ तो। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर उठा ना सके। उनका सारा वाक्य चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त तो किसी डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा, बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती हैं, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की कोई बहन तो है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। उसकी चिंता अभी से उसे सवार हो गई है। अपने ऊपर जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ नहीं रहा, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले मंड दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है ना? सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपये आकाश से थोड़ी बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा? सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोस्तों, निर्मला उपन्यास का भाग 8 यहीं पर समाप्त होता है। आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पिछले भाग सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों उपन्यास के अगले भाग में।